गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, इसमें भी और किसी का अधिकार नहीं। कांग्रेस की सरकारें बनी और विकास के मामले में हमेशा छत्तीसगढ़ को अन्याय होता रहता था। राजनीतिक प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक गठबंधन बना। शोले के जय वीरू की तरह ये सियासत के जय वीरू हैं। इन दोनों की दोस्ती को करीब 37 साल हो गए। जैसे जैसे इनका कद बढ़ा, वैसे वैसे दोस्ती भी बढ़ती गई। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। आज एक देश का प्रधानमंत्री है तो दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार। पीएम मोदी के किस्से कहानी तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनके दोस्त और सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद खामोशी के साथ अपना काम करते हैं, और जब उस काम की जय जयकार होती है तो कई बार वो उसका क्रेडिट लेने भी सामने नहीं आते। शायद यही बात अमित शाह को बेहद खास बनाती है। जिस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में पहले राजनीति में आई है, वो लक्ष्य को अगर सिद्ध करना है, महान भारत का निर्माण करना है, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, तो जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को 30-35 साल पंचायत से पार्लियामेंट तक एक शासन का मौका मिला था, इस प्रकार का शासन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ताओं का इस देश पर होना चाहिए। चतुर दिमाग, चौकन्नी निगाहें और संगठन पर मजबूत पकड़ की वजह से अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार बन चुके हैं। हालांकि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी पिछले 5 सालों में जिस तेजी से देश में फैली है और जीत की फहरिस्त में उसका आंकड़ा बढ़ता गया है, उससे साफ है अमित शाह सियासत के बिग बॉस के पायदान तक जा पहुंचे हैं। लेकिन अभी अमित शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अमित शाह का बतौर बीजेपी अध्यक्ष पहला लोकसभा चुनाव है। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष थे। लेकिन कहा जाता है मोदी के कहने पर और संघ की रजामंदी से उस वक्त की रणनीति बनाने का जिम्मा अमित शाह को दिया गया था, जिसे अमित शाह ने बखूबी निभाया। खास तौर से पीएम मोदी को वाराणसी से जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लगातार तीनों इलेक्शन में 99, 2004, 2009 में बीजेपी का ग्राफ नीचे आता रहा। जाहिर है आडवाणी की मकबूलियत नहीं थी, और दूसरा कि आडवाणी उस तरह के जुझारू नेता नहीं थे। लिहाजा 2014 में जो पार्टी 18.3% थी, अचानक एक मोदी कोई आता है, एक नेता आता है और संघ के समर्थन से वोट सपोर्ट बेस जो है वो 31.3% हो जाता है, 1.5 गुना से ज्यादा। जाहिर है कि मोदी की बात मानी जाने लगी संघ में भी, और उसमें अमित शाह आते हैं। लिहाजा अमित शाह को उभारा मोदी ने और अमित शाह नेशनल लीडर बन गए। याद कीजिए गोवा की बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग, जब पहली बार मोदी की प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवारी पर मुहर लगी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं की नाराजगी के बावजूद मोदी को उम्मीदवार बनाया गया। बात सिर्फ उम्मीदवारी पर खत्म नहीं होती, क्योंकि तब चुनौती थी मोदी को कैसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाया जाए। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त अमित शाह पर फिर से विश्वास किया। पीएम मोदी खुद दिल्ली आए और अमित शाह को भी दिल्ली ले आए। लेकिन अमित शाह की रणनीति कुछ और थी। दिल्ली से जहां राजनाथ सिंह पार्टी को जिताने में जुटे थे, वहीं अमित शाह ने एक दूसरा तरीका अपनाया। अमित शाह का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में था। चुनाव के वक्त अमित शाह ने 3 वॉर रूम्स बनाए, एक अहमदाबाद में बनाया, एक वाराणसी में बनाया और एक लखनऊ में बनाया। लेकिन अमित शाह हमेशा वाराणसी में रहते थे। वाराणसी से उस वक्त नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए वाराणसी सीट प्रतिष्ठा की थी।
अमित शाह की नजर देश को सबसे ज्यादा पीएम देने वाले उत्तर प्रदेश पर थी। अगर यूपी में मैदान मारा तो सत्ता तक पहुंचना दूर नहीं होगा। और जब 2014 का रिजल्ट आया तो एनडीए ने यूपी में 73 सीटें जीतकर मोदी का पीएम बनना तय कर दिया था। देश में नमो नमो की गूंज थी, लेकिन मोदी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर शाह की कुशल रणनीति नहीं होती तो इतनी भारी जीत मुमकिन नहीं थी, क्योंकि गुजरात में भी मोदी को 2 बार सत्ता तक पहुंचाने में अमित शाह ने काफी काम किया था। आज विधानसभा की अगर आप पुरानी बात कर रहे हैं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की नीति अपनाई थी उससे गुजरात का विकास पूरे देश में सबसे अधिक हुआ। और उस समय गृह राज्य मंत्री रहते रहते अमित शाह जी ने कानून व्यवस्था सुधारनी, शराबबंदी को लागू करना, बहुत सारे काम ऐसे किए थे जिसके कारण वहां की जो जनता है, वहां के जो गांवों तक पहुंचने की बात थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पहट बनी, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बनी। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव तो संगठन लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन बूथ लेवल तक होता है, किसी और पार्टी में हो या ना हो, लेकिन इस पार्टी में तो है। अमित शाह को जानने वाले बताते हैं कि शाह की याददाश्त हाथी की तरह है। वो किसी विधानसभा के छोटे छोटे इलाकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम नहीं भूलते। इतना ही नहीं, किस सीट पर कौन सा समीकरण है, अमित शाह चुनाव की रणनीति बनाते वक्त इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। वैसे भी अमित शाह का जोर बूथ लेवल पर काफी रहता है। वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, जिसकी वजह से संगठन में मजबूती आती है और संगठन मजबूत होने से चुनाव जीते जाते हैं। यही वजह है कि 2014 के बाद से जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे, तब से लेकर साल 2018 तक एक ऐसा वक्त भी आया, देश के 70% हिस्से में सिर्फ भगवा रंग था और कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट चुकी थी। 1982 में वो विद्यार्थी परिषद के युवा कार्यकर्ता थे और आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। उस दौर का वो लड़का उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के कई दिग्गजों के पोस्टर चिपकाता था, लेकिन आज वो खुद बीजेपी का पोस्टर बॉय बन चुका है। अमित शाह अपने संघर्ष के दिनों में ही अपने आज को देखते हैं। उनका कहना है, अतीत की मेहनत ने ही एक मुकाम दिलाया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, मुझे वो दिन याद है जब एक युवा कार्यकर्ता के रूप में नारायणपुरा इलाके में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाता था। वर्षों बीत गए हैं और मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन यादें अभी ताजा है और मुझे पता है कि मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या 9 करोड़ से ऊपर हुई। बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीधे संवाद करते हैं। हमारा बूथ मैनेजमेंट है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, बूथ पालक है, समिति अध्यक्ष है, जिस प्रकार के किसी और संगठन में है ही नहीं। अमित शाह इस वक्त काफी पावरफुल है। उनकी पार्टी में हैसियत करीब करीब नंबर 2 की हो चली है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जिस गांधीनगर सीट से अमित शाह ने पर्चा भरा है, वहां से लालकृष्ण आडवाणी लगातार 25 साल तक सांसद रहे हैं। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी की सीट पर अमित शाह का जाना उनके कद का एहसास कराता है। हालांकि अमित शाह के लिए गांधीनगर नया नहीं है। गांधीनगर के मनसा में ही पहली बार संघ से उनका परिचय हुआ था। तब अमित शाह तरुण स्वयंसेवक के तौर पर संघ में शामिल हुए थे। उसके बाद अमित शाह आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद गए, जहां एबीवीपी में शामिल हुए और 1982 में अहमदाबाद में एबीवीपी के सहायक सचिव बनाए गए। इसके बाद 1987 में बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, जब लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया था, तब उनके बगल में मोदी बैठे हैं और पीछे की तरफ अमित शाह खड़े हैं। अमित शाह का गांधीनगर सीट से शुरुआत से ही काफी लगाव रहा है। बताया जाता है, गांधीनगर सीट पर अमित शाह ने आडवाणी को जातिगत समीकरण बताया था। अमित शाह पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन उनका रुझान सियासत की ओर था। यही वजह है कि पहले वह एबीवीपी से जुड़े और फिर गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। इस दौरान वह कई पदों पर रहे, लेकिन उनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार के तौर पर होने लगी। अमित शाह और मोदी मिलकर
गुजरात की सियासत में आगे बढ़ते जा रहे थे। 2002 से 2010 तक अमित शाह मंत्री भी रहे, गुजरात में गृह मंत्री बने, लेकिन साल 2010 में सोहराबुद्दीन केस में नाम आने से इस्तीफा देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने तड़ीपार करते हुए गुजरात में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये वो दौर था जब कहा जाने लगा था कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। अमित शाह जब सोहराबुद्दीन केस हुआ तो उसके बाद जाहिर था कि अगर पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। अमित शाह को यह माना गया कि ये एक दबंग नेता है और भारत में इस तरह के दबंग नेताओं की पूछ होती है। हाँ, अमित शाह इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अच्छे, वर्कर बहुत अच्छे हैं। राजनीति के पंडित अमित शाह की सियासी यात्रा का अंतिम पड़ाव मान रहे थे, लेकिन अमित शाह ने विरोधी लहरों के बीच से एक दमदार गोता लगाया और राजनीति में जबरदस्त वापसी की। जेल से रिहा होने के बाद वो पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने लगे और तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1991 में जब लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने पहुंचे तो उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा अमित शाह को दिया गया। उसके बाद से आडवाणी के हर चुनाव की रणनीति अमित शाह बनाते थे। ये वो दौर था जब आडवाणी की हर बात मोदी और मोदी की हर बात अमित शाह मानते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आडवाणी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले अमित शाह एक दिन गांधीनगर से ही चुनावी समर में ताल ठोकेंगे। अमित शाह को सियासी गुणाभाग का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, इसीलिए गुजरात में मोदी उन पर निर्भर हो गए थे। इस बीच अमित शाह सियासत में अपना भाग्य भी आजमा रहे थे। अमित शाह ने पहला चुनाव 1998 में गुजरात के सरखेज से लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। अमित शाह साल 2012 तक गुजरात से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे और अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे। यहां तक कि सोहराबुद्दीन केस में नाम आने के बाद जब वो तड़ी पार होकर वापस लौटे तो भी गुजरात में नारायणपुर से चुनाव जीत लिया। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया है और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर लाने में मदद की है। ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक है। जो काम प्रधानमंत्री के पद पे रह के गरिमा की वजह से मोदी नहीं कर सकते, वो सारे काम अमित शाह कर देते हैं और ये दोनों एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं। हम कहेंगे कि भारत के लिए शायद ये मुआफिक भी है, क्योंकि ये मिजाज समझते हैं, ये मूड समझते हैं जनता का, और जनता का मूड समझ के उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। साल 2013 में जब सियासी हवाओं में ये बात तेज होने लगी थी कि मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी वक्त अमित शाह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। संघ भी मोदी और शाह की जोड़ी के बलबूते चुनावी जंग जीतने का मन बना चुका था। हालांकि आडवाणी और जोशी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता मुखालफत करते रहे, लेकिन शाह को संघ का आशीर्वाद मिल चुका था, इसीलिए वो अपना काम शांति से करते रहे। जिस वक्त कांग्रेस ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि चुनाव में किस एजेंडे से जाएंगे, उस वक्त अमित शाह और मोदी ने मिलकर देश को अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया था। शाह ने रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के कई दौरे कर डाले थे, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया था और जब चुनाव आए तो शाह ने मोदी की फोटो लगे चुनावी रथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचा दिए थे। अच्छे दिन वाह, भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। 2014 में देश में मोदी लहर थी जो सुनामी में ऐसी बदली कि बीजेपी प्रचंड आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। 2014 में देश में मोदी लहर थी जो सुनामी में ऐसी बदली कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। अमित शाह की मेहनत रंग लाई। बतौर इनाम
उन्हें बीजेपी की कमान सौंप दी गई। 9 अगस्त 2014 ये वो दिन था जब अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंपी गई। बीजेपी के लिए अमित शाह ने भरपूर काम किया। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने पार्टी के तौर पर अमित शाह का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल था। शाह की रणनीति ने बीजेपी को असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जीत दिलाई। वहीं गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के तौर पर आने के बाद बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इतना ही नहीं, पहली बार बीजेपी पीडीपी के साझेदार के तौर पर जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई थी। इसके बाद अमित शाह ने पार्टी को उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दिलाई। हालांकि दिल्ली और बिहार में पार्टी को हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बाद में नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर अमित शाह ने बिहार की हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया। इसके बाद गुजरात में बीजेपी की सरकार बनवाई। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी की जिम्मेदारी संभालते रहे। इस बीच उनकी आवाज संसद तक जा पहुंची। जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो वो मुखर होकर विरोधियों पर हमला करने की कला में भी माहिर हो गए। सभापति महोदय, पकौड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म। सभापति महोदय वो बेरोजगार था, पकौड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस अमित शाह की रणनीति के बारे में विरोधियों को कानों कान खबर नहीं हो पाती। यहाँ तक कि बीजेपी में भी कम ही लोग अमित शाह के काम करने के तरीके को समझ पाए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अमित शाह ने लगातार बीजेपी को कई राज्यों में जीत दिलाकर भरोसा भी कायम किया। हालांकि इस भरोसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार ने सेंध लगाई है। सेकेंडरी लीडर हैं, अमित शाह ओरिजिनल लीडर नहीं है। आडवाणी वाजपेयी ओरिजिनल लीडर हुआ करते थे। अमित शाह किसी के साए में ही अध्यक्ष रह सकते हैं। अमित शाह अपने लीडर, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं है, वो इम्प्लीमेंटर अच्छे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की सुगबुगाहट के बाद से ही अमित शाह ने एक अलग लेवल पर तैयारी शुरू कर दी थी। जहां यूपी में बीएसपी-एसपी का गठबंधन चैलेंज बन गया, तो अमित शाह ने दक्षिण की तरफ बीजेपी को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके लिए कई दौरे किए। खुद मोदी भी दक्षिण में कमल खिलाने के लिए प्रचार में जुटे रहे। उत्तर भारत, मध्य और पश्चिम में बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के कारण बीजेपी को झटका लगने का डर है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी को खामोशी के साथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में जमीनी स्तर पर काफी काम किया है। दक्षिण के कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक बीजेपी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन शाह ने नई रणनीति के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नए राजनीतिक मोर्चे खोले और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राहुल के खिलाफ वायनाड में एनडीए प्रत्याशी तुषार वेल्लापल्ली को उतारना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस समय जो काम किए हैं, वो कार्यक्रम जितने भी काम है, सबकी जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम भाजपा का कार्यकर्ता करता है। दूसरी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, हवाबाजी करते हैं, लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे चुनाव नहीं जीते जा सकते। जमीन पर काम करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, विकास की भी बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रीयता की बात भी करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी, और यही जीत का मूल मंत्र है। अमित शाह जातिगत समीकरणों के अलावा इलाकों के स्थानीय मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा बनाते हैं। यही वजह है बीजेपी का दायरा फैल रहा है। चुनावी बयानबाजी में अमित शाह मोदी जैसे खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन इस खेल की बारीकियों को बखूबी समझते हैं। इसीलिए मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी के लिए इतिहास रचती आ रही है। हालांकि 2019 यानी इस बार माहौल 2014 जैसा नहीं है। ऐसे में अमित शाह की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यानी बीजेपी की हार और जीत शाह की रणनीति पर टिकी है, और ये अमित शाह के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसमें पास होने के बाद बीजेपी के इस दौर को शाह युग के नाम से जाना जाएगा।